हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे एक नए वीडियो में। चलिए आज बात करते हैं कि ट्वेल्थ क्लास बायोलॉजी के चैप्टर के बारे में। चलिए आज का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है रिप्रोडक्शन सिस्टम। और इसमें ट्वेल्थ क्लास में 5 चैप्टर है मेन रूप से, जिसका नाम है इसमें एक है जनन या प्रजनन, और आनुवांशिकी और जैव विकास, एवं मानव स्वास्थ्य एवं रोग, जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके अनुप्रयोग, और हमारा पर्यावरण मुद्दा। मैं यहाँ पे आपको इस चैनल पे हिंदी मतलब ट्वेल्थ क्लास का बायोलॉजी का हिंदी माध्यम से आपको समझाऊंगा। और अगर इतना आप पढ़ लेते हैं जितना पढ़ाऊंगा तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो या पैरामेडिकल हो या बीएससी नर्सिंग, ये सब में काम चल जाएगा। और अगर आप सिर्फ बोर्ड का एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो उसके लिए ये इतना बहुत है, क्योंकि इसी नोट्स से मैंने पढ़ा था और ट्वेल्थ क्लास में, तो ये मेरा पर्सनल नोट्स है। और चलिए इसी के बारे में बताऊंगा। चलिए आज पढ़ते हैं चैप्टर 1 क्लास ट्वेल्थ का रिप्रोडक्शन, जनन या प्रजनन। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये पुस्तक कितने नंबर का है। तो जनन या प्रजनन, जिसे रिप्रोडक्शन कहते हैं, ये 12 नंबर का पूछा जाता है एग्ज़ाम में। और पूरा मतलब मिलाकर क्वेश्चन बायो का एग्ज़ाम में 70 नंबर का आएगा, 30 नंबर का प्लेट करता है। तो चलिए चैप्टर 1 पढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन, जनन या प्रजनन। और चलिए यहाँ पूछते हैं जनन किसे कहते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा जनन किसे कहते हैं तो आप क्या से जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपको बोलना है कि दुनिया का कोई भी जीव जो अपने जैसा संतान को जन्म देता है, इस क्रिया को जनन या प्रजनन कहा जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी जीव जो अपने जैसा संतान को जन्म देता है उसे जनन या प्रजनन कहते हैं। जनन सजीवों का प्रमुख लक्षण है, इसके द्वारा वह अपनी जाति के अस्तित्व को बचाए रखता है। जनन के प्रकार को बताएं। जनन के प्रकार कितने हैं? जनन के 2 प्रकार हैं। एक अलैंगिक जनन, जिसे इंग्लिश में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और एक है लैंगिक जनन, जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? अलैंगिक जनन यह जनन की वैसी प्रक्रिया है जिसमें बिना 2 जीव नर एवं मादा के मिले ही निषेचन की क्रिया होती है। सामान्यतः यह छोटे जीवों में देखने को मिलता है, जैसे केंचुआ में अलैंगिक जनन होता है, और केंचुआ में अलैंगिक जनन होता है। चलिए मतलब इसमें कहने का मतलब कि कोई लैंगिक जनन अलैंगिक जनन में क्या अंतर है। अलैंगिक जनन में अंतर यही है कि इसमें 2 जीव कभी मिलकर, नर या मादा मिलकर निषेचन नहीं करते हैं। कोई भी जीव अलैंगिक जनन का, जैसे केंचुआ है, मतलब खुद से ही निषेचन कर लेता है अपने आप से ही। अब लैंगिक जनन वो ऐसा जनन जिसमें 2 विभिन्न प्रकार के जीव नर एवं मादा भाग लेते हैं, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन में भाग लेने वाले जीव एक लिंगी होता है। मतलब लैंगिक जनन में भाग लेने वाला जीव एक लिंगी होता है। मनुष्य हो गया या एनिमल हो गया, ये सब लैंगिक जनन में आता है। अलैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन में निम्नलिखित अंतर है। अब अंतर क्या क्या है ये देखिए। अलैंगिक जनन और यह है लैंगिक जनन। अब दोनों एक तरफ अलैंगिक जनन का है, एक तरफ अलैंगिक जनन का है। तो इसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। अलैंगिक जनन, इसमें बिना 2 जीवों के मिले ही जनन की क्रिया संपन्न होती है। अलैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन जिसमें 2 विभिन्न जीवों के मिलने के बाद जनन की क्रिया होती है। इसमें 2 जीव मिलते हैं तभी इसमें लैंगिक मतलब जनन या प्रजनन की क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया होती है। अब अलैंगिक जनन तेजी से होता है, बहुत तेजी से होता है। अलैंगिक जनन धीरे धीरे होता है। अलैंगिक जनन में संतान जीव अपने जनक जीव के समान होता है। जैसे केंचुआ सेम होता है, अपने उसका बच्चा भी सेम होता है। अलैंगिक जनन और इसमें लैंगिक जनन में संतान जीव अपने जनक जीव से समान नहीं होता। जैसे माता पिता से बच्चों का शक्ल अलग रहता है, चेहरा अलग रहता है। अब अलैंगिक जनन के द्वारा क्लोन का निर्माण किया जा सकता है, और लैंगिक जनन के द्वारा क्लोन का निर्माण नहीं किया जा सकता है। अब क्लोन क्या है?
क्लोन, जिसे हिंदी में एक पुंजक कहते हैं। क्लोन किसे कहते हैं, इसे हिंदी में एक पुंजक भी कहा जाता है। क्लोन का निर्माण अलैंगिक जनन के द्वारा होता है, ये आप याद रखिएगा। कोई पूछेगा क्लोन का निर्माण किस तरह से होता है, तो वह लैंगिक जनन के द्वारा। इसमें जनक जीव से संतान जीव की उत्पत्ति आनुवंशिकी एवं आकारिकी अपने जनक जीव के समान होता है। मतलब इसमें जैसा रहेगा, मतलब जिसमें जैसा जनक रहेगा वैसा ही संतान भी होता है। इसका सर्वप्रथम डौले नामक भेड़ पर क्लोन किया गया था। मतलब इसका सबसे पहला मतलब प्रयोग डौली नामक का एक भेड़ था, उस पर किया गया था। मतलब क्लोन कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई एक आदमी है और उसको क्लोन करना है, तो उसकी जैसा सेम एक और आदमी बना सकता है। उसके स्किन या उसके स्किन को लेकर उसके प्रयोग में मतलब क्लोन कर मतलब उसके जैसा ही एक और जीव तैयार कर सकता है, उससे क्लोन करते हैं। जैसे आप फिल्म में देखते हो कि एक आदमी होता है और उसके जैसा ढेर सारा आदमी होता है, तो उसी को क्लोन कहते हैं। अब तो ये जानते हैं कि जनन सजीवों के लिए ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? जनन सजीवों के लिए ज़रूरी होता है क्योंकि उसके आधार पर अपनी जाति के अस्तित्व को बचाए रखता है। इसके द्वारा आने वाली पीढ़ी को बेहतर किया जा सकता है। तो हो गया, चलिए अब आगे समझ में आया। मतलब जनन सजीवों के लिए ज़रूरी होता है क्योंकि उसके आधार पर ही अपने जाति के अपने अस्तित्व को बचाता है। कौन? जनन के ही द्वारा कोई भी जीव। अब इसके द्वारा आने वाली पीढ़ी को बेहतर किया जा सकता है। अब यहाँ पर आ गया होमोजाइगोट, होमोगैमिट तथा हेट्रोगैमिट से आप क्या समझते हैं? होमोगैमिट और हेट्रोगैमिट से आप क्या समझते हैं? होमोगैमिट क्या होता है और हेट्रोगैमिट क्या होता है? चलिए, होमोगैमिट जीवों में बनने वाला वैसा गैमिट जिसमें अंतर स्पष्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है, उससे होमोगैमिट कहते हैं। जैसे ये देखिए, टी दोनों सेम है, इसमें आप बता सकते हैं कि दोनों में अंतर क्या है? नहीं बता सकते हैं। अगर स्मॉल है, इसमें अंतर स्पष्ट करना बहुत मुश्किल है, इसलिए जिसमें अंतर स्पष्ट करना बहुत मुश्किल है उसे होमोगैमिट कहते हैं। चलिए, इसके बाद पढ़ते हैं कि हेट्रोगैमिट किसे कहते हैं? जीवों में बनने वाला वैसा गैमिट जिसमें अंतर स्पष्ट काफ़ी आसानी से हो सकता है, उसे हेट्रोगैमिट कहते हैं। ऐसे स्मॉल एम कैपिटल एम, इसमें अंतर स्पष्ट करना काफ़ी आसानी होता है। चलिए, अब कब पढ़ते हैं युग्मक गैमिट। गैमिट किसे कहते हैं? वैसी कोशिका जिसमें गुणसूत्र की संख्या आधी होती है, उसे गैमिट कहते हैं। गैमिट बनने की क्रिया को गैमिटोजेनेसिस कहते हैं। अब यहाँ पे गैमिटोजेनेसिस, ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछता है और अगर आपको नहीं आएगा तो एग्जाम में लगेगा कि क्या पूछ रहा है। अब गैमिटोजेनेसिस अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से होता है। कैसे? मतलब गैमिटोजेनेसिस है जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से होता है। कैसे? गैमिट बनने की क्रिया को गैमिटोजेनेसिस कहते हैं। गैमिट बनने की क्रिया को गैमिटोजेनेसिस कहते हैं। गैमिट अर्धगुणित होता है। गैमिट होता है जो अर्धगुणित होता है क्योंकि इसमें अर्धसूत्रों की कोशिका आधी होती है। गैमिट का निर्माण अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में होता है, इसलिए इसे गैमिटोजेनेसिस कहते हैं। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से संबंधित होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से संबंधित होता है। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से संबंधित होता है। अर्धगुणित हैप्लॉइड, अर्धगुणित को एन से सूचित किया जाता है। अर्धगुणित है मतलब अर्धगुणित, उसे एन से सूचित किया जाता है। और अगर द्विगुणित है तो उसे डाइप्लॉइड, जैसे 2n से सूचित किया जाता है। जैसे नर युग्मक प्लस मादा युग्मक, नर का युग्म है और मादा का युग्म है तो इसे युग्मनित कहते हैं। शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिलेगा तो उसे भ्रूण या उसे अंडाणु कहते हैं। n प्लस n मतलब 2n। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है एंजियोस्पर्मिक फ्लावर
अवृत बीजी पुष्प का सचित्र वर्णन करें। अवृत बीजी पुष्प का सचित्र वर्णन करें। पुष्प प्रकृति की सौंदर्य बनाए रखता है, सही बात है। इसके साथ साथ पुष्प का उपयोग धार्मिक क्षेत्रों में भी व्यापक पैमाने पर किया जाता है। पुष्प से कई प्रकार की औषधियाँ बनाई जाती हैं, जिससे पोलन प्रोडक्ट कहते हैं। जो फूलों से दवा बनता है उसे पोलन प्रोडक्ट कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। एक पूर्ण पुष्प में 4 भाग होते हैं। एक पुष्प होता है उसमें 4 भाग होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कैलियक्स बाहरी दल, कोरोला दल पत्र, एंड्रोसियम पुमंग और गाइनोसियम जयंग। कैलियक्स क्या है? कैलियक्स बाहरी दल, यह सामान्यतः पुष्प का हरा भाग होता है जो पुष्प को आंतरिक सहायता प्रदान करता है। पुष्प के हरा होता है नीचे वाला और उसी में फूल होता है, तो उससे कहते हैं कैलियक्स या बाहरी दल। इसका यूनिट क्या है? इसे किस चीज़ से नापते हैं? सेपल। यूनिट इसका है सेपल। अब पढ़ते हैं कोरोला, जिसे दल पत्र कहते हैं। यह पुष्प का समानता रंगीन भाग होता है। इसके रंग पर पुष्प का रंग निर्भर करता है। यह कीट पतंगों से अपनी ओर आकर्षित करता है। इसको में जो फूल का अगर जो भी रंग है उसका रंग कोरोला या दल पत्र पर ही निर्भर करता है। और इसका रंग है कोरोला, जो कोरोला अपनी ओर कीट पतंगों को आकर्षित करता है। इसका यूनिट है पेटल। अब उसके बाद आता है एंड्रोसियम पुमंग। यह पुष्प का अनिवार्य तथा नर भाग होता है। इसके 3 प्रमुख भाग होते हैं। इसका यूनिट है स्टेमन। इसका 3 भाग होता है, परागकोश, योजी तंतु, इंग्लिश में एंथर, कनेक्टिव फिलामेंट। अब ये परागकोश क्या होता है? परागकोश क्या होता है ये देखिए, ये जो तंतु जो ये पूरा पत्ता का जब आगे वाला हो गया, फुतलंगी जिसे कहते हैं, वो हो गया फिलामेंट जो ऊपर की ओर है। अब ये है, ये मतलब पार्टनर, ये हो गया फिलामेंट तंतु हो गया। उसके बाद ये बीच वाला, ये देखिए बीच में है, तो ये इससे कहते हैं योजी, कनेक्टिव कहते हैं, जो कि दोनों तरफ का जोड़ कर रखा है। और उसके बाद ये साइड वाला, ये जैसे बेस हो गया, बेस, तो ये देखिए इसे कहते हैं परागकोश। तो अगर आपको बोलेगा पत्ता के आगे का फिलामेंट तंतु, बीच का कनेक्टिव योजी, उसके साइड का बेस, जिस बेस कहते हैं जो जुड़ा होता है पत्ता डंटे से, उसे कहते हैं एंथर या परागकोश। चलिए अब अगला पेज देखते हैं। ये सब आप याद रखिएगा और हो सके तो आप वीडियो पॉज करके लिख भी लीजिएगा, और नहीं तो आप कमेंट कीजिए, तो आपको टेलीग्राम का लिंक दे देंगे चैनल पे, और आप टेलीग्राम से मेरा नोट्स ले सकते हैं। और यहाँ पे चौथा आता है गैनोसियम जयांग। यह पुष्प का मादा तथा अनिवार्य भाग होता है, सबसे ज़रूरी भाग है ये मादा भाग होता है। इसके 3 प्रमुख भाग होता है, वर्तिकाग्र, जिसे इंग्लिश में स्टिग्मा कहते हैं, वर्तिका, स्टाइल, अंडाशय, ओवरे। पुष्प जिस संरचना पर बैठा रहता है उसे पुष्पासन कहते हैं। जिस चीज़ पर बैठा था उसे पुष्पासन कहते हैं। अंडाशय के अंदर कई संख्या में बीजांड बनता है। चलिए फूल है, देखिए ऊपर का ये सब है, जो कोई फूल था तो ऊपर अड़हुल का फूल देखा हो या कुछ इस तरह, तो ऊपर गोल गोल का रहता है, उससे वर्तिकाग्र कहता है, स्टिग्मा। उसके बाद उसके फुतलुंगी के बीच में ये रहता है, इसे स्टाइल कहते हैं, वर्तिकाग्र। और उसके बाद ये बीच में रहता है जिसे अभय अंडाशय कहते हैं। ऐसे कहते हैं बीच में सेंटर में रहता है उसे अंडाशय कहते हैं। ये जो है ये मतलब हरा हरा है, इसी को कहते हैं थैलेमस। इसके जो बेस है ये एक मादा भाग होता है। कौन? जैनोसियम, जो है कि जैनोसियम है जिसे जायांग कहते हैं, ये मादा भाग होता है। ये मतलब ये मादा भाग होता है, और ये जिसको जाइनोसियम कहते हैं। चलिए बात करते हैं अड़हुल। अड़हुल को हिंदी में चाइना रोज कहते हैं।
इंग्लिश को इंग्लिश और अरहुल को इंग्लिश में चाइना रोज कहते हैं। अरहुल मालवेसी फैमिली का फ्लावर है, मालवेसी फैमिली का फ्लावर है। अरहुल द्विलिंगी होता है, द्विलिंगी होता है। परागण के बाद निषेचन होता है और निषेचन के बाद अंडाशय से फल बनता है। परागण के बाद निषेचन होता है और निषेचन के बाद अंडाशय से फल बनता है, जबकि बीजांड से पहले बीज बनता है। तो सेंटर में है, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे बीजांड है, बीजांड से पहले बीज बनता है उसके बाद बीजांड बनता है। लेकिन और सब में पहले बीजांड बनता है उसके बाद सगरों भरकर फूल अंडाशय फल बनता है। चलिए, पुष्प के नर भाग को कहते हैं क्या? पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? पुमंग। और पुष्प के मादा भाग को क्या कहते हैं? जायांग। ये याद रखिएगा, पुष्प के मादा भाग को जायांग और पुष्प के नर भाग को पुमंग कहते हैं। परागन किसे कहते हैं? पोलिनेशन किसे कहते हैं? ये सब आप वीडियो रोक कर लिख लीजिए, और नहीं तो आप कमेंट कीजिए, तो टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूँगा, या तो मैं आपको मतलब किसी भी तरह आपको पहुँचाऊँगा। इस टेलीग्राम का लिंक मैं देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आप लोगों को प्रॉब्लम होगा। थोड़ा सा ही एडजस्ट कीजिए इस चैप्टर तक, इस वीडियो तक, और इसका भी मतलब नोट्स दे दूँगा टेलीग्राम पे। और नहीं तो आप कमेंट कीजिए, तो आप मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी होगा, तो आप फॉलो कीजिए और आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए कि मुझे नोट्स दीजिए, तो मैं वो आपको सीधा इंस्टाग्राम पे ही नोट्स भेज दूँगा। चलिए, यहाँ पर बात करते हैं परागन, जिसे इंग्लिश में पॉलिनेशन कहते हैं। ये परागन क्या होता है? जब परागकोश से परागन वर्तिकाग्र तक जाता है तो इस क्रिया को परागन कहते हैं। जब परागकोश से परागन वर्तिकाग्र तक जाता है तो इस क्रिया को परागन कहते हैं। परागन दो प्रकार का होता है, स्वपरागन सेल्फ पोलिनेशन, पर परागन क्रॉस पोलिनेशन। ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया, चलिए आदत अब नहीं, एक आध पेज आप पढ़ेंगे और उसके बाद अगला अगला पार्ट में पढ़ा देंगे। चलिए, यहाँ पे ये देखिए, एक है स्वपरागन, एक है परपरागन। जब परागकोश से परागन उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाता है, इस क्रिया को स्वपरागन कहते हैं। जब परागकोश से परागन जो फूल है उसी फूल में रह जाता है, उसे स्वपरागन कहते हैं। स्वपरागन के लिए पुष्प को द्विलिंगी होना चाहिए। पुष्प को स्वपरागन में स्वयं कैसे करेगा? जब दो को रहेगा तब ना, तो इसी के द्विलिंगी होना चाहिए। पर परागन, जब एक पुष्प के परागकोश से परागन किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाता है, इस क्रिया को पर परागन कहते हैं। परागन की क्रिया विभिन्न प्रकार के एजेंट वेक्टर द्वारा होता है। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ तक है। यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद थोड़ा सा याद करने वाला है, तो यहाँ तक पढ़ा दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको ये सब पढ़ाएंगे, यहाँ से जहाँ से आपको होगा जल के द्वारा परागन किस चीज़ में होता है, वायु के द्वारा परागन किस चीज़ में होता है।